Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur. Dear trainee, welcome in this online session. हम चर्चा कर रहे थे अधिगम के बारे में। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो हैं अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि सीखने के बहुत सारे सिद्धांत हैं। अगर हम उनको दो कैटेगरीज में बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रिंसिपल्स हैं, एसआर थ्योरीज जिनको हम कहते हैं, और दूसरी सेंट्रल थ्योरीज होती हैं या फील्ड या कॉग्निटिव थ्योरीज जिनको हम कहते हैं। तो एसोसिएटिव जो थ्योरीज हैं, जैसे थॉर्नडाइक का ये ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, पैवलोव का, स्किनर का, पैवलोव का कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इसके अतिरिक्त जो गुथरी का भी सिद्धांत है, हल का भी सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी है। तो इनको हम एसोसिएटिव प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो दूसरे सेंट्रल थ्योरीज हैं उसमें गेस्टाल्ट थ्योरीज हैं, हमारी टॉलमैन का थ्योरी है, लेबन्स की फील्ड थ्योरीज हैं। तो इस प्रकार से अनेकों थ्योरीज का जिक्र है हमारे इस क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम मुख्यतः जो एसोसिएटिव थ्योरीज हैं, जो संबंधवाद पर आधारित हैं, जो जिनका एक कनेक्शनिज्म पर जो बेस्ड हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करें, जिनका जो संबंध थॉर्नडाइक से है। और थॉर्नडाइक ने इसको एसोसिएट किया, संबंधवाद के नाम से जाना, एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति साहचर्य के द्वारा सीखता है, उसमें संबंध स्थापित करके सीखता है। डियर ट्रेनी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ट्रायल एंड एरर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन विच मल्टीपल अटेम्प्ट्स आर मेड टू रीच द सॉल्यूशंस। इनके अनुसार व्यक्ति बहुत सारे प्रयास करता है, बार बार कोशिश करता है समस्या के समाधान पहुंचने में। सो ट्रायल एंड एरर इज ए ट्राइंग मेथड, एक ट्राइंग मेथड है, ऑब्जर्विंग इफ इट वर्क्स एंड इफ इट डजंट वर्क तो वी शिफ्ट टू न्यू मेथड। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल सक्सेस आर सॉल्यूशन इज रीच्ड। जब तक हम अपने समस्या के समाधान पर नहीं पहुंचते तब तक हम बार बार कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि फ्राइड ने अपने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए क्या किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जानवरों के ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर था। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर डाला, और उस बिल्ली को पहले भूखा रखा गया, क्योंकि भूख एक प्रेरक का काम करेगी, और उसको उत्तेजना के लिए उद्दीपन के रूप में बाहर, उसके पिंजरे के बाहर भोजन रखा गया, उसका प्रिय भोजन रखा गया, दूध रखा गया, मिल्क रखा गया। क्योंकि अगर कोई किसी काम को पीछे कोई प्रेरक होगा तभी उस उद्दीपन की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा। तो ऐसे थॉर्नडाइक ने सिचुएशन पैदा करी, और उस भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर में रखा गया, और उस पिंजरे की बनावट ऐसी थी कि उसके धरातल पर एक बटन लगा हुआ था, लीवर लगा हुआ था, और उस लीवर से ही वो गेट खुलना था। अब बिल्ली अपने प्रिय भोजन को देखकर, क्योंकि वो भूखी थी और उसको वो प्राप्त करना चाहती थी, और वो उछलने कूदने लगी। पिंजरे के अंदर वो जंप करती, कभी इधर कभी उधर, कभी बाहर निकलने की कोशिश करती, कभी सींखों को चबाने की कोशिश करती, उनको काटने की कोशिश करती, और इस तरीके से वो रेंडमली प्रयास करती रहती है। और संयोगवश आखिर में जाकर उसका अचानक एक पंजा जो है वो लीवर के ऊपर पड़ जाता है, और वो गेट खुल जाता है, और बिल्ली बाहर निकलकर अपना प्रिय भोजन प्राप्त कर लेती है। तो थॉर्नडाइक ने अपना ये प्रयोग 5 दिन तक चलाए रखा, और हर दिन वो 20 ट्रायल देते थे, मॉर्निंग इवनिंग में। तो इन 100 ट्रायल्स में उन्होंने देखा कि ज्यों ज्यों प्रयासों की संख्या बढ़ती गई,
तो बिल्ली की त्रुटियां कम होती गई। जितना समय वो पहले दिन ले रही थी वो दूसरे दिन कम, और तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम, वो कम होता गया समय उसका, क्योंकि वो दूसरे दिन वो उसमें सीमित क्षेत्र में घूमने लगी कि यहाँ जैसे रहने से कुछ हुआ था, ये गेट खुला था, तो इसके इर्द गिर्द ही वो उसका घूमने का दायरा जो वो सीमित होता गया। और वो बार बार प्रयास करने से उसको पता चला गया कि हाँ ये लीवर है, ये बटन है, इसको दबाने से गेट खुल रहा है। तो फिर वो उसको अंदर डालते थे, और एक समय ऐसे आ गया जब उसको बार बार प्रयास दिए गए तो उसको अंदर डाला जाए, कुछ ही सेकंड में उसने उसके ऊपर पंजा मारना और बाहर निकल कर अपना प्रिय भोजन प्राप्त कर लेना। तो थॉर्नडाइक ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, रैंडमली प्रयास करता रहता है, अचानक उसको सफलता मिलती है और वो सीख जाता है। तो आइए देखते हैं इस के क्या परिणाम निकले। तो इसका मुख्य परिणाम यही था कि एज द ट्रायल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस, ज्यों ज्यों प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में कि प्रैक्टिस एनहांस लर्निंग, यानी कि हमारा अभ्यास जो है, हमारे प्रयास जो हैं वो हमारे अधिगम में वृद्धि करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इस सिद्धांत का क्या महत्व है। एक तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। किसी काम को अगर हमने बार बार प्रयास करके सीखा होगा, अभ्यास करके सीखा होगा, तो वो लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। दूसरा, लर्निंग बिकम इजी एंड इफेक्टिव। तो अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो फिर वो हमारा कठिन कार्य भी आसान हो जाता है और वो प्रभावशाली उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा लाभदायक होता है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जैसे जैसे हमें अनुभव हो जाता है, बार बार रैंडमली हम ट्रायल करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन से ट्रायल सही थे, कौन से प्रतिक्रिया मुझे करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो उससे समस्या के समाधान पर पहुंचने में आसानी हो जाती है। हेल्पफुल इन ड्राइविंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या आर्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी जब बार बार कोशिश कर रहा है, एक सवाल, एक सम बच्चे से बार बार वो उसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो उसके फॉर्मूले और उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीख जाता है। तो ये ट्रायल मेथड के द्वारा जब बच्चा उन चीज़ों को कर लेता है, उसका हल उसको मिल जाता है बार बार कोशिश करने से, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसकी त्रुटियां कम होती हैं, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स से वो सीखता है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। और इसके अलावा बच्चे में वो उनको परिस्थितियों को जूझने की उनके सहनशीलता भी आती है और वो बच्चा परिश्रम भी करता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ये इम्प्लीकेशंस मुख्य तौर पर हैं। तो आइए अब इस चर्चा के आधार पर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके ड्राइव करें कि इस थ्योरी के क्या क्या मुख्यतः विशेषता रही हैं। तो पहले किसी बालक के सामने, किसी व्यक्ति के सामने कोई एक निश्चित लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है, और जब वो कोशिश करता है तो उसके रुकावटें में कई दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, एकदम से समस्या का हल नहीं होता, कई बाधाएं उसको फेस करना पड़ती हैं, और उन चुनौतियों को फेस करने के लिए वो विभिन्न भिन्न कोशिशें करता है, विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है। और जब वो विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है तो अचानक उसको कभी किसी प्रयास में उसको सफलता मिल जाती है। जब उसको सफलता मिल जाती है तो जो असफल प्रतिक्रियाएं हैं वो कम होती जाती हैं। जब दूसरी बार करेगा तो वो अब कम गलतियां करेगा, कि जो कोशिशें हैं, जो असफल, जो रैंडमली ट्रायल कर रहा था बहुत सारे, तो जो लगता है कि ये गलत दिशा में ले जा रहे थे, तो उनको वो बाहर निकाल देता है। तो यानी कि त्रुटियों की संख्या भी, असफलताओं की संख्या भी कम हो जाती है, और वो परिणाम स्वरूप उचित प्रतिक्रियाएं करना सीख जाता है कि मुझे एक्चुअली कौन कौन से स्टेप लेने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तब मैं सोल्यूशन पे पहुंचूंगा। और जब वो उचित प्रतिक्रिया करता है तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति
करने में सफल हो जाता है। तो आप इस ढंग से इन विशेषताओं को इसी नंबर में रखकर उनको जोड़ सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। आप एक लिंक कर सकते हैं अपने माइंड में। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ कि व्यक्ति के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है और उसकी राह में कई बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं से जो वो सफलता पाने के लिए, उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। और जब वो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है तो अचानक कभी न कभी उसको सफलता मिल जाती है। जब उसको उस काम को करने में कामयाबी मिल जाती है तो परिणाम स्वरूप उसकी असफल प्रतिक्रियाएं कम होती जाती हैं और वो उचित प्रतिक्रियाएं करने लगता है। जब वो उचित प्रतिक्रियाएं करता है तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो ये पॉइंट्स आप इनको इसी ऑर्डर में रखें ताकि आपको अपने एक चेन बनाने में मदद मिले। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने की वो कोशिश करता है, लेकिन उसकी राह में कई बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है और विभिन्न प्रतिक्रियाओं करने के परिणाम स्वरूप उसको कभी सफलता मिल जाती है। जब उसकी सफल हो जाता है तो वो असफल प्रतिक्रियाओं में कमी आ जाती है, और जब असफल प्रतिक्रियाओं की कमी कर देता है तो वो उसको पता लग जाता है कि मैंने किस दिशा में उचित प्रतिक्रियाएं करनी है। तो वो गिनी चुनी उचित प्रतिक्रियाएं करता है और परिणाम स्वरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो ये निश्चित लक्ष्य, फिर बाधा, फिर विभिन्न प्रतिक्रियाएं, आकस्मिक सफलता, असफल प्रतिक्रियाओं की कमी, उचित प्रतिक्रियाएं और लक्ष्य प्राप्ति, इनको इसी ऑर्डर में आप अपने माइंड में बिठाएं। आगे हम देखते हैं कि ये बेसिकली सिद्धांत की नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः 3 नियमों पर आधारित है। एक लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ फॉर एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब एक अध्यापक क्लास रूम में जाता है तो बच्चों को वो सीधा लेक्चर देना या पढ़ाना शुरू नहीं कर देता, बल्कि वैसा वातावरण तैयार करता है कि बच्चे उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। वो इस इंट्रोडक्टरी टाइम लेता है ताकि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि बच्चे उसको सुनने के लिए तत्पर हों, उनमें जिज्ञासा पैदा हो जाए कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक लॉ ऑफ रेडीनेस जब होती है, यानी कि तत्परता होती है सीखने के लिए, जो जितना तत्पर होगा उतने उसमें वो सफल होगा। तो एक तत्परता का नियम है सबसे पहले सीखने में, लॉ ऑफ रेडीनेस का नाम दिया है। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, कि किसी चीज़ को हम बार बार करेंगे तो उसमें हम जो वो लंबे समय तक उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम रख सकते हैं। तो अभ्यास का नियम, अगर हम उसके 2 सब पार्ट्स हैं, एक लॉ ऑफ यूज है, एक लॉ ऑफ डिसयूज है। अगर हम बार बार उस टॉपिक को पढ़ते हैं या उस काम को करते हैं तो हम उसके संपर्क में जुड़े रहते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ यूज कहते हैं। या उसका अनुप्रयोग नहीं करते, हम उसका उपयोग नहीं करते, तो वो लॉ ऑफ डिसयूज हो गया। जैसे हमने 6 महीने पहले कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर हट के उसको हम नहीं देखेंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो हमारे माइंड से वो स्लिप होता जाएगा, हमारी मेमोरी से स्लिप होता जाएगा। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि जो जितना प्रयास करेगा, अगर वो उन चीज़ों को यूज करता है, बार बार प्रयत्न करता है, तो वो उनके साथ उसका संपर्क रहता है। अगर उनका वो अनुप्रयोग करना छोड़ देता है तो वो चीज़ें भूलती जाती हैं। और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। डियर ट्रेनिंग्स, आप जानते हैं कि जब व्यक्ति कोशिश करता है तो कुछ कामों में सफल होता है और कुछ कामों में असफल होता है। जब वो सफल हो जाता है तो वो सफलता उसको एक संतुष्टि प्रदान करती है, सेटिस्फेक्शन देती है, और वो उसको मोटिवेट करती है कि उस काम को वो आगे दोबारा से करे। अगर वो असफल हो जाता है तो वो उसको असंतोष देता है और उन प्रतिक्रियाओं से वो बचना चाहता है कि इस राह पर चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, जब व्यक्ति किसी काम को करने में सफल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उस काम को वो करना चाहेगा। तो इसको हम कहते हैं सीखने का प्रभाव का नियम। तो ये मुख्यतः इनका सिद्धांत 3 नियमों पर आधारित था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आइए अब हम
इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और जानते हैं कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि इस जो ट्रायल एंड थ्योरी के मुताबिक हम बच्चे में अच्छी आदतों को इनकलकेट कर सकते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। बार बार उनका प्रयास करते हैं, नैतिक मूल्यों का जिक्र करते हैं, तो बार बार जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो उनसे बच्चों में अच्छी आदतों का, अच्छे मूल्यों जो वो उसका निर्माण होता है और वो बुरी आदतों को दूर करता जाता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं, इनका अक्सर जिक्र किया जाता है, इनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उन बच्चा अच्छी आदतों को सीखता है और बुरी आदतों को दूर करता है। और ये हमारा जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, बच्चे के जैसे शुद्ध उच्चारण में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन में बहुत सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि बच्चे को किसी शब्द को बोलने में दिक्कत आ रही है, उसको सही ढंग से उसका उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो बार बार प्रयास करने से वो उसका सही उच्चारण करना सीख जाता है, बार बार अभ्यास करने से, क्योंकि ये नियम अभ्यास पर आधारित है। उसके अलावा लेखन में, जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है लेखन कला, तो लेखन में सुधार करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। बच्चे की हैंड राइटिंग बनाने में, उनके शब्दों की बनावट बनाने में, अगर बच्चा लिखना छोड़ देता है तो वो उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, गति पे फ़र्क पड़ेगा और उसकी शब्दों की बनावट पे भी फ़र्क पड़ेगा। इस करके अगर बच्चा वो बार बार कोशिश करता है उनको सुधारने की, उनको लिखने की, तो उसके ऊपर उनकी कमांड हो जाती है, तो बच्चा इस तरीके से अपने लेखन में सुधार कर लेता है। तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में ये अभ्यास का नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है और बार बार अभ्यास करने से बच्चा अपने कौशलों का विकास करता है, स्किल सीखता है, क्योंकि वो रैंडमली ट्रायल करता है, रैंडमली कोशिश करता है किसी समस्या का समाधान करने की, और जब वो उन समस्याओं को एक बार सफलता पा लेता है तो वो सीख जाता है, नए कौशल सीख जाता है कि इस राह पर चलने से नहीं, ऐसा ऐसा करने से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये स्टेप्स लेने से मैं अपनी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तो इस तरीके से उसके नए कौशलों का विकास हो जाता है, स्किल्स डेवलपमेंट हो जाती है। तो डियर ट्रेनिंग, क्योंकि ये सिद्धांत हमारा अभ्यास पर बेसिकली आधारित है, तो ज्यों-ज्यों हम प्रयास करेंगे त्रुटियां कम होती जाएंगी और हम ज़्यादा सीखेंगे, हमारे लर्निंग में वृद्धि होगी। तो संक्षेप में हम यही कहेंगे कि एज द ट्रायल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस। जो जो हम प्रयास करते हैं तो त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। तो इस सिद्धांत में आज इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।